तो साथ में विटामिन सी भी उसमें शामिल होता है ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन तेज हो जाए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ आयरन सप्लीमेंट दी और विटामिन सी आपकी बॉडी में नॉर्मल है तो वो सारा आयरन वेस्ट में चला जाएगा। स्प्लीन में आयरन तो नहीं, स्प्लीन में पुराने आरबीसीज, ओल्ड आरबीसीज, स्प्लीन का फंक्शन क्या था? ओल्ड आरबीसीज को तोड़ना, उनकी ब्रेक डाउन करना। हेलो एवरीवन, दिस इज़ इफ्तिहाद शेख फ्रॉम XME मेडिकल। आज हम लोग एक अपनी नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर हेमेटोलॉजी मॉड्यूल ब्लड बायोकेमिस्ट्री। और आज का सबसे मेन टॉपिक जो हमारा ब्लड बायोकेमिस्ट्री का है वो है आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन मेटाबॉलिज्म जो है ये बहुत ही क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके वार्ड्स में भी इसके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन ओवरलोड, बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। तो वो सब आज हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मुझे ये बताना है कि हमारे पास जो आयरन है वो बेसिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली फॉर्म फेरस आयरन एंड द सेकंड वन इज़ फेरिक आयरन। तो दोनों क्या हैं, पहले मैं आपको एक क्लियर आउटलुक दे दूं कि हमारे पास दो तरह का आयरन है। एक है Fe2+, एक है Fe3+। Fe2+ को हम लोग फेरस आयरन भी बोलते हैं और Fe3+ को फेरिक आयरन। ये दोनों आयरन की इंपॉर्टेंस क्या है पहले ये समझ लें। फेरस आयरन जो है ये बॉडी में आपके जब भी कोई मूवमेंट होती है ये इसलिए ज़रूरी होता है, और फेरिक आयरन जो है वो आपके यूजुअली स्टोरेज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ से मैं आपको एक की तरफ लेके चलता हूँ कि GIT में कैसे आयरन की एंट्री होती है, कैसे उसकी एब्जॉर्प्शन ब्लड सर्कुलेशन की तरफ होती है। ठीक है एवरीवन, ओके। हमारा स्टार्ट होता है कि स्टमक GIT के अंदर कैसे आयरन की एंट्री होती है। तो फर्स्ट फॉर्म वो है Fe3+, यानी कि फेरिक फॉर्म में। फेरिक फॉर्म में आयरन आपके स्टमक में एंटर होता है। एंड फ्रॉम स्टमक नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी फर्स्ट पार्ट वो क्या है? ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम के अंदर एक खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट्स, इन खास तरह के सेल को हम बोलते हैं एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट को मैंने जूम इन करके बड़ा करके यहाँ पे बनाया ताकि आपको उसके सेलुलर लेवल पे मैकेनिज्म समझ में आ जाए। तो फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है? Fe3+, फेरिक आयरन। अब इसको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कन्वर्ट करना बेहद ज़रूरी है कि हमें कन्वर्ट करना है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मूवमेंट के लिए हमारे पास फेरस आयरन का होना ज़रूरी है। तो इसको कन्वर्ट कौन करेगा? फेरिक आयरन। इसका नाम क्या है इस प्रोटीन का? इस प्रोटीन का नाम है विटामिन सी फेरो रिडक्टेस। विटामिन सी फेरो रिडक्टेस इसका नाम है। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है Fe3 से Fe2+ में। अब ये आयरन आसानी से मूव करके अंदर आ सकता है। इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चैनल का नाम है हमारे पास DMVT, डाई मेटालिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, DMT1। ये सिर्फ आपके आयरन की मूवमेंट नहीं कराता, ये आयरन के साथ साथ हाइड्रोजन आयन की भी मूवमेंट कराता है। बट द पॉइंट इज DMT1 का एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि लोग सिर्फ यही समझते हैं कि इससे सिर्फ आयरन की मूवमेंट होती है, जबकि ऐसा नहीं है। इससे और भी बहुत सारे मेटल्स की मूवमेंट हो जाती है, लाइक कोबाल्ट, कॉपर, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनकी मूवमेंट इस चैनल के थ्रू होती है, DMT1, राइट। यहाँ से हमारे पास 2 से 3 रास्ते हैं Fe2+ को यूज़ करने के। फर्स्ट तो हमारे पास वे ये है कि हम इसको स्टोर करें, किस फॉर्म में? फेरेटिन
की ही फॉर्म में। अब यहाँ पे एक ख़ास तरह का प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं एपोफेरेटिन। इस एपोफेरेटिन के साथ आयरन जो है ये कंबाइन हो जाता है। तो इसको अब हम बोलते हैं फेरेटिन। एक एपोफेरेटिन के ऊपर 2 आयरन आके लगते हैं। मैं ये राइट से आयरन शो कर रहा हूं Fe, मगर ये आयरन किस फॉर्म में होंगे? Fe2+ नहीं, Fe3+। तो सेकेंड वे क्या है हमारे पास कि हम इसको स्टोर कर लें एपोफेरेटिन से फेरेटिन की फॉर्म में। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं फेरेटिन। सेकेंड वे हमारे पास क्या है कि हम इसी फेरेटिन को बाहर रिलीज करें, राइट। लेकिन ब्लड में आने के बाद इसको कंबाइन करने के लिए किसी भी प्रोटीन के साथ ट्रांसफेरिन के साथ कन्वर्ट करने के लिए Fe3+ फॉर्म में एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। Fe2+ फॉर्म में सिर्फ मूवमेंट हो सकती है, स्टोरेज नहीं। तो इसको अब ये कन्वर्ट कौन करेगा? Fe3+ में हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। अब इस प्रोटीन का नाम क्या है? इस प्रोटीन का नाम है हैपहेटिन। जो इसको कन्वर्ट करता है, और इस प्रोटीन चैनल के थ्रू जिससे ये Fe2+ बाहर आ रहा है, इसका नाम है फीरोपोर्टिन। यहां से आने के बाद ये Fe3+ अब जो आ चुका है हमारे पास कन्वर्ट होने के बाद, ये एंटर होगा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद इसके पास यहां पे भी 2 रास्ते हैं। क्या? एक तो सबसे पहले है कि ये सिर्फ फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करें, जिसको हम बोलते हैं सीरम आयरन। और सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास कि ये किसी प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाए। और वो प्रोटीन कहाँ से आएगा? उस प्रोटीन का नाम क्या है? वो प्रोटीन है ट्रांसफेरिन। इस प्रोटीन का नाम है ट्रांसफेरिन। इसके साथ ये आयरन कंबाइन हो जाएगा 3+। ये ट्रांसफेरिन की एक इंपॉर्टेंस है कि ट्रांसफेरिन बॉडी में जहाँ भी आयरन की नीड होगी उसको वहाँ लेके जाएगा। एक बार आयरन आपकी ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाए, उसके बाद जहाँ भी नीड होगी वो वहाँ पे मूवमेंट करेगी। लाइक बोन मैरो में अगर इरिथ्रोपोइसिस करानी है तो वहाँ भी जा सकता है, अगर लिवर में जाना है तो लिवर भी जा सकता है। तो अब मैं एक एक करके आपको हर ऑर्गन में जाके इसका इफेक्ट बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं लिवर की तरफ। यहाँ से अब हमारे पास ट्रांसफेरिन आ चुका है। तो सबसे पहले है ट्रांसफेरिन कहाँ जाएगा? मैंने बताया, मैं बता रहा हूँ लिवर की तरफ। तो लिवर में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? अब लिवर में ट्रांसफेरिन आ गया, उसने अपने Fe3+ आयन इसको दे दिया, और यहाँ से ये आयरन लिवर में एंटर हो जाएगा। नाउ अगेन वही बात कि ये Fe3+ किस फॉर्म में, इसके साथ क्या हो सकता है? ये स्टोर हो सकता है बॉडी के अंदर। किस फॉर्म में? फेरेटिन। सेम मैकेनिज्म। दो Fe3+ के मॉलिक्यूल एक फेरेटिन के साथ अटैच हो गए। बट यहाँ पे एक बात जानने की, वो क्या? बहुत सारे फेरेटिन मॉलिक्यूल जब एक साथ जमा होते हैं कहीं पे भी, तो वो एक चीज़ फॉर्म करते हैं जिसका नाम क्या है?
ये इसके ऊपर आयरन्स हो गए दो फेरेटिन के ऊपर। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं, जो एक बड़ा सा पॉलीमर बनता है फेरेटिन का, इसको हम बोलते हैं हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन। अब हीमोसिड्रिन की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे जब इतना सारा आयरन बॉडी में एंटर हो चुका है हमारे पास, तो अब क्या मुसलसल तो आयरन अंदर आ नहीं सकता ब्लड सर्कुलेशन में, बिकॉज आयरन ओवरलोड जो है ये भी एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट की इवन डेथ भी हो सकती है। तो आयरन का ओवरलोड यानी आयरन का ज़्यादा होना ये भी बॉडी के लिए, पेशेंट के लिए डेंजरस है। तो कौन स्टॉप करेगा इस चैनल को? तो वो उसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे Fe3+ आयंस हैं, ये इसको स्टिमुलेट करते हैं, इस पर पॉजिटिव इफेक्ट है। अब ये चीज़ है क्या? इसका नाम है HFE जीन। HFE जीन, और इसके अंदर एक ख़ास तरह का प्रोटीन इससे बनता है। जैसे ये जीन एक्टिवेट होती है, इनसे एक ख़ास तरह का प्रोटीन बनता है जिसको हम बोलते हैं HFE प्रोटीन। इस HFE प्रोटीन का फंक्शन क्या है? इस HFE प्रोटीन का फंक्शन ये है हमारे पास कि इससे एक ख़ास तरह का केमिकल रिलीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं हेप्सिडीन। क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस हेप्सिडीन का फंक्शन क्या है? इस हेप्सिडीन का फंक्शन टोटली बॉडी में ये है कि ये इस फीरोपोर्टिन मॉलिक्यूल को, इस पाथवे को बंद कर देता है। लाइक Fe2+ आयंस को इंटेरोसाइट से बाहर आने नहीं देता। जब फीरोपोर्टिन से कोई बाहर नहीं निकलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन में भी आयरन नहीं आ पाएगा। एक तरीके से हेप्सिडीन का इनहिबिटरी इफेक्ट है फीरोपोर्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर, ताकि आयरन ओवरलोड ना हो। अब यहाँ पे एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर ये HFE जीन जो है या तो एब्सेंट होता है या म्यूटेशन किसी वजह से आ जाती है। इसमें होता ये है कि HFE जीन एक्टिवेटेड नहीं है। जब HFE जीन एक्टिवेटेड नहीं है तो HFE प्रोटीन भी नहीं बनेगा। जब HFE प्रोटीन नहीं बनेगा तो हेप्सिडीन भी नहीं बनेगा। जब हेप्सिडीन नहीं बनेगा तो उसका फीरोपोर्टिन बंद करने का इफेक्ट वो भी नहीं होगा, यानी कि फीरोपोर्टिन बंद नहीं होगा। कंटिन्यूसली आयरन ब्लड के अंदर आता रहेगा और एक वक्त आएगा कि जब आयरन ओवरलोड होने लगेगा ब्लड में भी और इवन लिवर के अंदर भी हीमोसिड्रिन लेवल बढ़ने लगेंगे। इस तरह की कंडीशन को जिसमें HFE जीन नहीं बन रहा या म्यूटेटेड है, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। यहाँ पे हमारे पास एक और क्लिनिकल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है? नाम से ही पता चल रहा है आयरन डेफिशिएंट है बॉडी में, राइट। अब इसकी 2 से 3 कॉजेज़ हो सकती हैं। पहली कॉज तो आपकी आयरन इनटेक ही कम है, आयरन होगा ही नहीं बॉडी में। जब स्टमक में ही एंट्री नहीं है तो पूरे साइकिल में कहीं भी नहीं होगा। सेकेंड, जो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट है, वो है ये विटामिन C फेरोरिडक्टेज वाला। विटामिन C फेरोरिडक्टेज जो है, इसको विटामिन C की नीड होती है इस प्रोटीन को अपना काम करने के लिए। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन C की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी भी होगी। इसीलिए मोस्टली डॉक्टर्स जब भी आयरन सप्लीमेंट्स कोई भी देते हैं आपको, तो साथ में विटामिन C भी उसमें शामिल होता है ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन तेज़ हो जाए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ आयरन सप्लीमेंट दी और विटामिन C आपकी बॉडी में नॉर्मल है तो वो सारा आयरन वेस्ट में चला जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ब्लड का जो 70% जो ब्लड आयरन है वो कहाँ जाता है? वो जाता है बोन में, बोन मैरो के पास। बोन मैरो में क्यों जाता है? क्योंकि बोन मैरो ही आपकी साइट है एरिथ्रोपोइसिस की, राइट। तो यहाँ से एंटर होगा ब्लड एरिथ्रोपोइसिस के लिए बोन मैरो। अब बोन मैरो में डिफरेंट स्टेजेस थी एरिथ्रोपोइसिस की, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, डिफरेंट वीडियोज़ में बताऊँगा कि एरिथ्रोपोइसिस के कौन से स्टेप हैं। आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपके पास जो माइलॉइड स्टेम सेल्स थे उन्हीं से RBCs की प्रोडक्शन होती है।
तो सबसे पहले आपके पास आता है बेजोफिलिक स्टेनिंग वाले, यानी कि बेजोफिलिक एरिथ्रोप्लास्ट, जिनमें सिर्फ बेजोफिल की स्टेनिंग होती है, यानी कि ये ब्लू कलर के होते हैं। फिर उसके बाद इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो इनमें चेकर बोर्ड अपीयरेंस आती है। चेकर बोर्ड क्या, जैसे आपके चेस्ट के अंदर जो बोर्ड होता है ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, सेम वैसे ही पैटर्न होता है, बस ब्लैक वाइट नहीं, रेड और ब्लू का पैटर्न होता है वो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद देन आखिरी स्टेज में, जिसमें उसके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, हीमोग्लोबिन टोटली मतलब जितना उसको बनाना होता है आरबीसी में होना चाहिए यूजुअली उतना बन चुका होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं। तो अब वो आखिरी स्टेज है, वो एक तरीके से आपका एरिथ्रोसाइट की तरफ फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है उसकी। तो ये हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है हमारे पास, दो चीज़ें होती हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन। हीम में क्या होता है, आयरन। तो वो आयरन कहाँ से आएगा, बोन मैरो में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, इसी ब्लड सर्कुलेशन से। तो ये याद रखना है 70% ब्लड का आयरन जो है, 70% ब्लड आयरन जो है वो बोन में चला जाता है फॉर एरिथ्रोपोएसिस। अब हम लोग जाते हैं दूसरे ऑर्गन्स की तरफ, लाइक स्प्लीन में। स्प्लीन में आयरन तो नहीं, स्प्लीन में पुराने आरबीसीज, ओल्ड आरबीसीज, स्प्लीन का फंक्शन क्या था, ओल्ड आरबीसीज को तोड़ना, उनकी ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ से हमारे पास कुछ आरबीसीज एंटर हुए हैं जो ओल्ड हैं, वून है, किसी भी वजह से उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है, G6PD कुछ भी हो सकता है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट कुछ भी, फॉर एनी रीज़न उन आरबीसी की ब्रेक डाउन करनी है हमें। तो जब आरबीसी की ब्रेक डाउन स्टार्ट होती है तो वही बात, इसमें से क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब टूटेगा क्या निकलेगा, हीम और ग्लोबिन। जब हीम टूटेगा तो क्या निकलेगा, आयरन। तो आरबीसी की ब्रेकडाउन की वजह से भी हमारे पास Fe2+ आयन रिलीज होते हैं, आरबीसी की ब्रेकडाउन की वजह से। अब ये ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, ये सेल्स भी बाहर निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, Fe2+ आयंस भी बाहर निकलेंगे। सेम प्रोटीन का नाम अब तक तो आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए, फीरोपोर्टिन। फीरोपोर्टिन के जरिए Fe2+ आयन बाहर आ जाएंगे, और ये बाहर आके कहाँ जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। तो ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो, आपका सिकल सेल एनीमिया, G6PD, कोई भी मेम्ब्रेन डिफेक्ट जिसकी वजह से आरबीसी की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही हो बॉडी में, स्प्लीन के अंदर या आपके जो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं, कहीं भी आरबीसी की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी तो आयरन रिलीज़ ज़्यादा होगा। आयरन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वो आयरन ओवरलोड की तरफ जाने लगेगा। देन अगेन इस फीरोपोर्टिन को ब्लॉक कौन करेगा, हेप्सिडीन। हेप्सिडीन कहाँ से आएगा, सेम मैकेनिज्म, लिवर, सेम मैकेनिज्म। Fe3+ एंट्री हुई ट्रांसफेरिन के साथ, HFE जीन, HFE प्रोटीन, हेप्सिडीन। हेप्सिडीन जो है वो फीरोपोर्टिन बंद करता है, सिर्फ इंटेरोसाइट का नहीं, बॉडी के जितने भी सेल जहाँ जहाँ फीरोपोर्टिन है वो वहाँ उनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। नाउ अगेन एक बात सिर्फ यहाँ पे जो आखिरी रह गई है वो बताना, वो ये है कि किडनी का इसमें क्या रोल है। किडनी का सबसे मेजर रोल है एरिथ्रोपोएसिस के लिए। किडनी में ख़ास तरह की आर्टरीज़ होती हैं, आपने पढ़ा होगा जब आपने उसके माइक्रो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा किडनी का, नेफ्रॉन का, उसके अंदर एक कैपिलरीज थी लाइक एफरेंट आर्टेरियोल, देन ग्लोमेरुलर कैपिलरी, उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल, और इफरेंट आर्टेरियोल एंड में ख़त्म हो रही थी पेरीवेस्कुलर आर्टरीज़ के अंदर। क्या नाम है इसका, पेरीवेस्कुलर या पेरीट्यूबुलर आर्टरीज। पेरीट्यूबुलर आर्टरीज में क्या है, इसमें सेंसेशन होती हैं।
कि जब देखती हैं कि ब्लड में आयरन लेवल या ऑक्सीजन लेवल, इवन हाइपोक्सिया कंडीशंस लाइक, तो हाइपोक्सिया वाली कोई कंडीशन होगी जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा टिश्यू में, इसको फील हो जाएगी। देन इससे क्या रिलीज़ होता है, एक मखसूस केमिकल रिलीज़ होता है, इसका क्या नाम है, एरिथ्रोपोएटिन। मैं इसको EPO लिख रहा हूँ, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन के क्या इफ़ेक्ट हैं, इसके इफ़ेक्ट बोन मैरो पे हैं। ये बोन मैरो में ये जो पूरा मैकेनिज़्म है एरिथ्रोपोएसिस का, इसको पॉजिटिवली स्टिमुलेट करता है EPO। लाइक अगर कोई डिजीज़ है, लाइक रीनल फेलियर, कोई भी किडनी डिजीज़ है, इसकी वजह से आपके ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेशन किडनी की ख़राब हो चुकी है, कोई भी डैमेज हो चुका है, कुछ भी हुआ है, तो उसकी वजह से एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ नहीं होगा। जब एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ नहीं होगा तो आपकी RBC की प्रोडक्शन भी लो हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये सब मैकेनिज़्म आयरन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समझ में आया होगा। इसके क्लिनिकल्स, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, रीनल फेलियर, हर तरह का जो सिम्टम्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स, उनके हर तरह की डिजीज़ के इफ़ेक्ट्स आयरन के ऊपर समझ में आए हों। फिर भी कोई आपको परेशानी हो, कोई मसला हो, यू कैन आस्क दैट इन आवर कमेंट सेक्शन। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी सोशल हैंडल्स हैं नीचे मेंशन, आप उनमें फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ इब्तिहाज शेख फ्रॉम XME मेडिकल साइनिंग ऑफ।